तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार, ठीक है। और अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है संधारित्र। देखो बच्चों, संधारित्र एक ऐसा जुगाड़ है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम जो है उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं, संचित ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे आप इसको इस तरह लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास, ठीक है, तो ग्लास में आप चाय डालिए। ग्लास जब पूरा भर जाए तो उसके बाद उसमें चाय डालेंगे तो चाय और ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर ग्लास के आकार को हम बड़ा कर दें, थोड़ा सा मान लो जो बड़ा कर दें, तो उसमें चाय थोड़ी और आ जाएगी। लेकिन अब अगर कोई ऐसा उपाय है क्या कि मतलब ग्लास के आकार को बड़ा ना किया जाए फिर उसमें चाय थोड़ी और आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्लास के आकार में परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ग्लास में एक ब्रेड डाल देंगे, ब्रेड समझते ना, तो उसमें जो भी चाय होगी वो ब्रेड सोख लेगा, ठीक, और फिर ग्लास खाली हो जाएगा, तो उसमें हम थोड़ी सी और चाय डाल सकेंगे। आई बात समझ में? यानी कि कुल मिला के ग्लास की धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ जो हम बनाते हैं एनर्जी के मामले में, तो उसे हम कहते हैं जो है वो संधारित्र यानी कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या होता है कि आकार में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं और उसमें संचित ऊर्जा में वृद्धि, मतलब इकट्ठा मान को बढ़ाया जा सके, तो हम उसको कहते हैं जुगाड़ को, उस जुगाड़ को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। इसके लिए आप पंखा देख सकते हैं, पंखे में एक कंडेंसर लगा होता है, तो वो जो कंडेंसर लगा होता है उसी को दरअसल हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आप समझ गए हो कि कैपेसिटर क्या होता है नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर कैपेसिटर। तो जैसे संधारित्र समझ गए, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र की धारिता की बात करें, धारिता का सूत्र होता है C = Q/V, ठीक है, ध्यान रखने का। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C = Q/V। अब यहाँ से जो टॉपिक क्वेश्चन जो उठते हैं नहीं, क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, देखो क्वेश्चन जो उठते हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र से उठते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। इसको समांतर पट्टिका संधारित्र भी कहते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समांतर पट्टिका संधारित्र, इसे आप लोग जो है समांतर प्लेट संधारित्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर जो है पट्टिका संधारित्र, जैसा आप बोले। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र ज़्यादातर के पेपर में पूछा जाता है, नहीं, ये समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा करके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, देखो ये वो संधारित्र होता है जिसके आमने सामने की दोनों प्लेटें एकदम समांतर होती हैं, एकदम समांतर, ठीक है, एक दूसरे के। और इस वाली प्लेट को हमेशा हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो जानते ही हो, ठीक है। और इस वाली प्लेट को किसी भी संभरण से जोड़ दिया जाता है, यानी किसी भी वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सब प्लस 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 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, इस तरीके से एकत्रित हो जाता है। तो ये आपका अब बन गया क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करें कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है हमारा, उसके प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का नाम देते हैं, इसका नाम P1 दे दिया, इसका नाम P2 दे दिया, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके मिडिल की डिस्टेंस जो रहती है वो D रहती है। क्या रहती है, मिडिल की दूरी क्या होती है, D मानी जाती है, ठीक। अब बच्चों आप ध्यान रखेंगे ये बात कि ये बीच की दूरी D हो गई। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आपको हमने सिखाया था उसमें अभी, और जब गॉस की थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो गॉस थ्योरम में हमने बताया था कि वैसे तो दोनों ओर की बात कर रहा है, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर दिखाया था आपको, E बराबर σ/2ε0, दोनों तरफ का था। लेकिन जब हमने कहा था एक तरफ की बात करेगा तो हो जाएगा σ/ε0। तो यहाँ भी इस तरफ एक प्लेट की बात करें तो ये हो जाएगा E = σ/ε0, ठीक है। अगर इसके बीच का परावर्तनांक आप K मान रहे हैं तो K लिख सकते हैं, वरना वायु मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको K लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वायु के लिए K का मान 1 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर अब हम यहाँ पर वायु लेकर चल रहे हैं, ठीक है।
मान लिया कि दोनों प्लेटों के बीच में वायु है, ठीक है, हवा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि सिग्मा का सूत्र क्या होता है। जानते हो कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो सिग्मा की जगह पर रख दोगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू, इसकी जगह ये रख दोगे तो आ जाएगा Q/ε0A। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, Q/ε0A आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कीजिए जो है कि आप लगा दीजिए एक फार्मूला, विभव का फार्मूला, ठीक है। विभव का फार्मूला होता है V बराबर ED, V बराबर ED। तो यहाँ से अब आप क्या करिएगा कि V निकाल लीजिएगा, E का मान रख के, ये देखो E का मान रख दिया तो आ जाएगा Q/ε0A, ठीक है। यहाँ हो जाएगा D, ये किसका मान निकाला है, चाहे D को यहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये आ गया V का मान। अब धारिता निकालनी थी, ठीक है। धारिता का सूत्र क्या होता है, देखो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो अब इसकी जगह पे हमें क्या करना है, C इज इक्वल टू Q 1/V, V की जगह लिखना है QD/ε0A इंटू में ये क्या है Q, अलग कर लिया, चाहे इस Q को यहीं डाल दो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q से Q कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, ये यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा ε0A/D, ठीक है। C बराबर ε0A/D। आई बात समझ में। अगर वायु, अगर मान लो K परावर्तितांक वाला माध्यम मान लेते तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता K, यहाँ भी आ जाता K/ε0A, यहाँ भी आता K/ε0A, ठीक है। यहाँ भी होता K/ε0A, यहाँ भी था K/ε0A/D। आई बात समझ में। फिर लास्ट में निर्वात कर लिए 1 या जो है लिखते हैं साथ में, ठीक है। तो K अगर है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने याद कर लिया। अगर वायु होगा तो K हट जाएगा, बाकी सब ठीक ठीक, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आंशिक रूप से कोई हम पट्टी रख दें इसमें, है नहीं, अगर इसके बीच में T मोटाई की कोई पट्टी रख दी जाए तब इसकी धारिता में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। चलो, अगर इसमें जो है T मोटाई की एक पट्टी रख दी जाए, है नहीं, T मोटाई की पट्टी, तो ये दूरी D रहेगी, है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम T मोटाई की एक पट्टी रख दें, कांच की परावर्तित पट्टी, अब ये हमने रख दिया और इसकी मोटाई हमने T ले ली है नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा। इसके लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था कि यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाएंगी। पहली बात तो E1 बराबर क्या निकलेगा, जो है Q/ε0A, ठीक है। और E2 बराबर क्या होगा, Q जो है दूसरा वाला है तो हो जाएगा Q/ε0KA। क्यों, क्योंकि परावर्तक पट्टी जो है, पट्टी का हमने K मान लिया, ठीक है। पट्टी का हमने जो परावर्तांक माना है वो क्या माना है, K माना है। तो यहाँ से पट्टी की जो मोटाई है वो T है, स्मॉल t, है नहीं। पट्टी की मोटाई क्या है, स्मॉल t। अब स्मॉल t इसमें से घटानी पड़ेगी तो डिस्टेंस पता चल जाएगी D-T, ठीक है। बीच में जो खाली स्थान बचा वो क्या होगा, D-T होगा। अब बात करें कि खाली स्थान में विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से होगा तो इसको मान लिया E1, ठीक है। और जो इस पर होगा विद्युत क्षेत्र उससे मान लिया E2, ठीक। अब E1 E2 देखो, E2 जो है वो सिर्फ T मोटाई में है और E1 D-T मोटाई में है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि V बराबर क्या आएगा, तो V बराबर होता है, जानते हो ED, है नहीं। V बराबर क्या होता है, ED। तो यहाँ से आपका आ जाएगा E1 इंटू D-T प्लस E2 इंटू जो है स्मॉल t। अब यहाँ से देखो E1 का जो है वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से E1 E2 के वैल्यू रख दो। E1 का मान क्या था, Q/ε0A D-T प्लस E2 का मान रख दो Q/ε0 K लिख लो आगे, K/ε0A और इंटू में स्मॉल t, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, Q/ε0A कॉमन मिल रहा है। बचेगा क्या, D-T प्लस ये क्या बचेगा, जो है यहाँ से ये चला गया K बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा K, ऊपर क्या बचेगा T, तो T/K। चाहो तो इसको जो है यहीं पर छोड़ सकते हो, और वरना था इसको आगे सॉल्व करना चाहे थोड़ा बहुत और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको तो धारिता निकालनी थी, ये निकला क्या, विभव, ठीक है।
तो अब धारिता निकालिए, C बराबर है नहीं, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अब Q को Q ही रखो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। V की जगह पे लिख सकते हो ये सब वाला एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो Q से Q क्या हुआ, कट गया। थर्ड नंबर की चीज़ कहाँ चली जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। और यही है आपकी, जब बीच में क्या रख दी जाए, परावर्त पट्टी रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है पूछता है, ठीक है। तो बीच में अगर परावर्त पट्टी रख दी जाएगी तो ये हो जाएगी संधारित्र की धारिता। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। समांतर प्लेट संधारित्र की तो माथापच्ची हो चुकी है। अब इसकी प्लेटों के बीच में हम थोड़ा ऊर्जा की चर्चा कर लें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा कितनी होती है, नहीं, एनर्जी। तो ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसके लिए आपको एक आरेख बनाना पड़ेगा। आरेख कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जैसे ये हो गया, इसमें दरअसल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, है नहीं, स्ट्रेट लाइन। और ये आपको ट्रायंगल ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये वाला जो है रिप्रेजेंट करता है Q को, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है V को, ठीक है। यहाँ से अगर आपको निकालना है U, ठीक है, तो U जो है इस ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे U बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है ना, आधार बेटा कितना है, आधार है V, तो यहाँ V रख देंगे, है कि नहीं। और लंब कितना बेटा, Q, यहाँ पर Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं कि जो है यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू QV, है नहीं, QV हो जाएगा। यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV, हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि Q बराबर, चूँकि लिख दो चाहे, Q बराबर CV होता है। ये मान अगर यहाँ उठा कर रख दें तो U बराबर आ जाएगा 1/2 CV इंटू V, क्योंकि इसकी जगह CV रख देंगे, बचेगा V। तो यहाँ से U बराबर निकल कर आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। और यही ऊर्जा होती है संधारित्र की प्लेटों के बीच में, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में, ठीक है। इसके अलावा इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे इसमें ऊर्जा घनत्व की, ठीक है। ये भी पूछता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल u से। और ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, स्मॉल u बराबर ऊर्जा, कुल ऊर्जा यानी 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में कुल एरिया यानी कि AD, ठीक है, कुल एरिया माने AD। अब यहाँ पर C का मान अभी आप निकाले थे, तो C का मान रख दीजिए। C का मान आपका आया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर जो है K हटा सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या AD। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। A से A क्या होगा, कट जाएगा, D से D का गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक U बराबर आपका आ जाएगा लगभग ऐसे 1/2, हाँ 1/2, ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि आपका फॉर्मूला एक होता है वो जो है V बराबर ED, क्या होता है, V बराबर ED। तो चाहे तो यहाँ पर V बराबर ED रख सकते हैं, V बराबर होता है ED। तो अब यहाँ से U स्मॉल u इक्वल टू /2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V की जगह पर हो जाएगा तो हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। अब D स्क्वायर से D स्क्वायर कंप्लीट ख़त्म हो गया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा घनत्व, इसी को कहा जाता है ऊर्जा घनत्व। और संधारित्र के प्लेटों के बीच में इतना ही ऊर्जा घनत्व होता है। तो क्लियर है, ये भी समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में
ये हो गया कंप्लीट। और फिर आपको बचता है थोड़ा सा एक चीज़ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हेतु जो है व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्थिति ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिएगा। हाँ, तो ये कुछ खास नहीं होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो बच्चों, इसमें एक बस छोटी सी हेडिंग और बची थी, एक छोटी सी डेरिवेशन। बस ये लेसन कंप्लीट होने का गार पे फिर हम इलेक्ट्रिक में पहुंच जाएंगे, करंट में, ठीक है। फिर हम करंट लेसन को देखेंगे। देखो क्या लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और वहाँ पर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है ए बी नाम का, एक पर माइनस क्यू दूसरे पर प्लस क्यू, ठीक है। इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है पी, ठीक है। इस पर जो बल लगता है वो क्यू ई और इस पर भी बल लगता है क्यू ई। अब वैद्युत क्षेत्र में जो हम द्विध्रुव को लेकर आएंगे तो प्लस क्यू की अपेक्षा माइनस क्यू को 2l दूरी अधिक तय करनी होगी, क्योंकि इसके बीच की दूरी 12 होती है। आई बात समझ में? 12 दूरी अधिक तय करनी होगी जब हम इस द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे अनंत से, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो माइनस क्यू पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ओके। आवेश माइनस क्यू को 2l दूरी तय करने में किया गया कार्य, यानी इसको 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ती तो उसमें किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणे दूरी कह सकते हो या विस्थापन कह सकते हो, तो बल गुणे दूरी हो जाएगा। यहाँ से बल का मान रख देंगे माइनस क्यू ई रख दिया तो हो जाएगा माइनस का 2QL इंटू पी। 2QL किसके बराबर होता है? पी के बराबर। 2QL इंटू ई, ठीक है। तो 2QL किसके बराबर? पी के बराबर, तो पी हो जाएगा। तो W1 बराबर आ जाएगा माइनस का PE, ठीक। इसको हम कह सकते हैं इस तरीके से निकाल, डिब्बे में बंद कर देंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। PE1 माइनस कॉस थीटा होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अतः आप कुल कार्य निकालेंगे तो आ जाएगा W बराबर W1 प्लस W2। यहाँ से W बराबर हो जाएगा W1। अब अगर W1 का मान रखने को बोलो तो आप लिखेंगे PE, क्या लिखेंगे? PE, और प्लस W2 का वैल्यू क्या रखेंगे आप? प्लस 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 के बाद रखेंगे ये PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं बोलूँगा कि W बराबर यहाँ से निकालिए तो निकलेगा माइनस PE प्लस गुणा करा दीजिए तो PE, ठीक है, और फिर गुणा कराएंगे तो माइनस PE कॉस थीटा। 2 बार गुणा होगा, इसका इससे कट जाएगा तो W बराबर आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। और कार्य को किए गए कार्य, ये जो किया गया कार्य, यही किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ऊर्जा आ जाएगी U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, ओके। तो ये आपका आ गया होगा, समझ में आई बात? चलिए आज इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज का इतना हो गया, ठीक है। अब करंट की हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेसन नंबर 3 वैद्युत धारा। वैसे ना इस लेसन के हर एक टॉपिक को मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने डाल रखा है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ सर्च करिएगा वीडियो में, एक एक वीडियो देखिएगा, वहाँ पर इस लेसन से संबंधित वीडियोस लगभग पड़े हुए हैं। बट क्या फिर भी फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे थे ना। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अनुगमन वेग की, है नी। अनुगमन वेग क्या होता है? तो जैसे किसी भी चालक को किसी बैटरी द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनों को जो बल दिया जाता है, छोटा सा वेग दिया जाता है, उस छोटे को वेग को हम कहते हैं, छोटे से वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, है नहीं। ये बैटरी हो गई, जैसे B एक बैटरी है, या E मान लो, B ना मानो, E मान लो, ठीक है। और ये मान लो माइनस और ये प्लस, ठीक है। यहाँ से प्लस जाएगा, यहाँ से माइनस जाएगा। अब बात ये, यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा।
ये बैटरी जो है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा धक्का दे देती है, थोड़ी सी वेलोसिटी दे देती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, इसी गति को इस जो सूक्ष्म वेग बैटरी ने दिया इलेक्ट्रॉन को, इसी सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का इसका मतलब अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, जो छोटा सा उनको वेग मिल जाता है जिसकी वजह से वो चलने लगते हैं, उस वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। होता कैसे, दरअसल जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके बीच में जो है विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में, विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। आई बात समझ में। तो इसी जो है मतलब कि जो बल लगा और इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, तो वो जो छोटा सा बल लगता है उससे जो उनको छोटा सा अति सूक्ष्म जो वेलोसिटी मिलती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि भैया ये तो चलेंगे तो इसमें बहुत सारे धनावेशों से टकराएंगे। तो धनावेश, किसी इलेक्ट्रॉन के धनावेश के दो टक्करों, ठीक है, दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं श्रांतिकाल, और उसे लिखा जाता है टाउ से। श्रांतिकाल को किससे लिखा जाता है, टाउ से लिखा जाता है। ठीक है, और जो है टाउ बराबर होता क्या है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है मैं देख लेता हूँ टाउ बराबर क्या होता है। हाँ, एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। वो फार्मूला होता है, नहीं वो तो वी डी बराबर ए टाउ होता है ना, वी डी बराबर, फिर भी अगर टाउ बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा वी डी अपॉन जो है ए। ठीक है, वी डी बराबर होता है ए टाउ, तो फिर ए टाउ बराबर निकालेंगे तो वी डी अपॉन ए हो जाएगा, जहाँ ए क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझा अनुगमन वेग को। ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना बस। ठीक है, अनुगमन वेग हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें से कभी भी फंस जाता है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में रिलेशन क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अब उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र आप ध्यान रखें, इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। आई बराबर होता है आपका फार्मूला NeAVDE। ठीक है, NeAVD। ठीक है, ध्यान रखना इसको, NeAVD। आप इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है नहीं, NeAVD। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि आपको पता है कि धारा घनत्व का फार्मूला भी ध्यान रखें, J होता है I/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। I का मान यहाँ पर रख देंगे तो NeAVD। ठीक है, अपॉन में A से A क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा J NeVD। बस ये आपका VD क्या है, अनुगमन वेग, ये क्या है, धारा घनत्व। यही अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो आपका है ओम का नियम। ठीक है, अब ओम का नियम, ओम ने क्या कहा था कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब है ताप दाब, ठीक है, ना किया जाए, तो उसमें जो भी उनके सिरों के बीच विभवांतर होता है, जैसे ए और बी, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ से अगर हम एक हटाए तो यहाँ से एक कांस्टेंट बढ़ जाएगा जिसे हम कहेंगे R। ठीक है, आई बात समझ में। जहाँ R क्या है, जहाँ R नियतांक है, इसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं। जहाँ R प्रतिरोध है, डायरेक्टली लिख दो, ठीक है ना, R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है। ठीक, आई बात समझ में। यहाँ पर R क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। V बराबर IR, ये आपका किसका नियम आ गया, ये नियम आ गया इसका ओम का नियम। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो कि V/R = I, या आप इसको लिख सकते हो V/I = R। यही ओम का नियम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओम का नियम भी आप समझ गए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके लिए हमें चलना होगा ओम के नियम की व्याख्या। हाँ, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या 2019-2021 दोनों में पूछा गया है। ठीक है,
अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखो अनुगमन वेग का सूत्र तुम्हें पता है कि I बराबर होता है, ये रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NE/AVD। अभी मैंने बताया जहाँ VD क्या है अनुगमन वेग, I क्या है धारा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक फार्मूला आपको याद होगा शायद कि हमने बताया था, जो है अभी पीछे पढ़ाया था, V बराबर ED पढ़ाया था ना। यहाँ पर जो चालक है, चालक की लंबाई हम मान लेते हैं L, तो हो जाएगा V बराबर EL। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ E का मान निकालो, ठीक है, तो आप E का मान निकालेंगे कैसे, E इज इक्वल टू हो जाएगा V/L हो जाएगा। अब ये जो E का मान निकला ना, इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका हम यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं। देखो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। अब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने की बात करें, इलेक्ट्रॉनों पर बल, तो F बराबर होता है आपका जो है QE होता है ना, F बराबर QE से। तो अब ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस पर, उसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल e से, और ये E ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इस E में हम मान रखेंगे, तो F इज इक्वल टू E इंटू E का मान रख दें, E का मान क्या है V/L, तो हो जाएगा EV/L। F का मान आ गया EV/L। अब हमें पता है कि एक बल का भी सूत्र होता है नहीं, F बराबर ma, पढ़ा है ना, F बराबर ma से, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, A बराबर, क्योंकि हमें चाहिए F के बटे में, तो थोड़ा निकालेंगे हम लोग यहाँ से, A बराबर हो जाएगा F/m। यहाँ एक काम करो, F की जगह F का मान रख दो, तो हो जाएगा EV/Lm। ठीक है, या Lm कर दो या ml कर दो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये किसका मान निकल आया, ये निकला है जो है हमारा उसका A का त्वरण का मान निकल आया। ठीक है, अब मैंने भी बताया था कि जो है आपका ये किसके बराबर होता है, VD इज इक्वल टू होता है A टाउ। अब इस A की जगह पे मान रख दो, तो VD बराबर आ जाएगा, A का मान रख दोगे, आ जाएगा EV टाउ LM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो टेंशन नहीं। अब आपका VD निकल आया ना, तो फिर एक काम करिए कि यहाँ पर जो VD निकला है, ये VD का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1, तो कहेंगे कि VD का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा I इज इक्वल टू NEA, और VD की जगह क्या लिखेंगे, EV टाउ LM। ठीक है, तो I इज इक्वल टू देखो NE² हो जाएगा। ठीक है, NE² AV टाउ LM। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जो है अपना जो वो पोर्शन है V वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि हमने EV टाउ लिख रखा ना, तो V को हम यहाँ नीचे ला सकते हैं नहीं। V को अगर हम नीचे ले आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये आ जाएगा I/V इज इक्वल टू NE² A टाउ। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा, LM। ठीक, इसको पलट लें तो आ जाएगा V/I इज इक्वल टू LM/NE² A टाउ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, V/I। अब ये जो है आपके सब कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है सब, ये मतलब कि ना बदलने वाली चीज़ें, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। माना ऐसे ब्रैकेट में ले लो चाहे कि LM/NE² A टाउ किसके बराबर हो जाएगा, R के, कांस्टेंट वैल्यू, नियतांक। तो V/I इज इक्वल टू आ जाएगा R, या I को उधर सेंड कर दोगे तो आ जाएगा V बराबर IR, और यही तो है ओम का नियम। ठीक है, तो इस तरीके से अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या हो गई। ठीक है, आई बात समझ में, हमने सिद्ध कर दिया अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, किरचॉफ के नियम। क्या रहेगा, किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम फटाफट रिवाइज करेंगे किरचॉफ के नियम। चलिए, किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ के कितने नियम हैं, तो किरचॉफ के 2 नियम हैं। ठीक है, इन्होंने
उसके मतलब कि संधियों से संबंधित 2 नियम दिए थे, धाराओं से संबंधित 2 नियम थे। एक था इनका संधि, एक है आपका संधि का नियम, ठीक है। संधि के नियम को जो है धारा का नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखना, धारा का नियम, ठीक है। इस संधि का नियम, और दूसरा आपका पड़ जाता है पास का नियम, ठीक है। पास अथवा वोल्टता का नियम, पास अथवा वोल्टता का नियम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब पहले वाले की चर्चा कर लें हम, ठीक है। पहले वाले के अनुसार कि किसी भी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे मान लो ये धारा आ रही है, ये भी आ रही, ये भी आ रही, लेकिन ये दोनों मान लो जाने वाली धाराएं हो गई, ठीक है, जाने वाली और आने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ धाराएं हमने जाने वाली मान लिया, कुछ धाराएं आने वाली मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने कहा कि ये हो गई I1 आने वाली, I2 आने वाली, I3 आने वाली, I4 जाने वाली, I5 जाने वाली। तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये देखो आने वाली को प्लस में लेना है, जाने वाली को माइनस में लेना है, I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर भेज दो तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। यही किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है।